नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो कंपनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी ने पिछले एक साल में भले ही अपने इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न दिया है, मैं कहूंगा कि लगभग ना के बराबर रिटर्न दिया है। जहां एक साल पहले इस शेयर की कीमत 727 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही थी, वही अब ये 690 के आसपास पहुंच चुकी है। इस तरह इसने इस एक साल में लगभग -6% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली और ओवरऑल निगेटिव सेंटिमेंट्स का इस कंपनी के शेयर पर काफी ज्यादा असर होता हुआ दिख रहा है। इसमें काफी सारे फैक्टर्स भी है जिस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। इस पर काफी असर हुआ और अपने ऑल टाइम हाई से ये शेयर लगभग 25% तक नीचे गिर चुका है। लेकिन पिछले 3 महीनों की बात कर ले तो इस शेयर में अच्छी खासी रिकवरी दिख रही है और इसमें 12% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। वही कोरोना के बाद की बात कर ले तो इस शेयर में 130% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 298 की लेवल से 690 की लेवल तक जा चुका है। दोस्तों, तो चलिए आज नजर डालेंगे हम यूपीएल लिमिटेड कंपनी के शेयर की। आज हम यूपीएल लिमिटेड कंपनी के शेयर की बात करेंगे। दोस्तों, अगर देखें तो पिछले एक हफ्ते में जहां बाजार में वोलेटिलिटी अपने चरम पर है, वही इस शेयर की कीमतें लगभग 5% से बढ़ चुकी है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स की बात कर लेंगे। उसके साथ साथ इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसकी शेयर की टारगेट प्राइस क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर बात कर ले तो 50 से ज्यादा साल का कंपनी को एक्सपीरियंस है। बायो सॉल्यूशंस में नंबर 1 है, नंबर 5 है इन द इंडस्ट्री। इसके साथ साथ 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इसने ग्लोबली किए हैं। इसके ग्लोबली है 13,000 से ज्यादा प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशंस है। 138 कंट्री में ये काम करती है और लगभग 5 बिलियन से भी ज्यादा का रिवेन्यू है कंपनी का। 19% ग्रोथ है और इसके साथ साथ 1.4 बिलियन का EBITDA है कंपनी का। और क्या चाहिए दोस्तों, 43 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और 18 R&D फैसिलिटीज भी है कंपनी की। अगर देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच टेंशन, यूएस बॉन्ड यील्ड की प्रॉब्लम, जीडीपी के नए आंकड़े के साथ साथ ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट से बाजार अभी वॉलेटिल नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच चुनिंदा शेयर है जिनमें कमाई का अच्छा मौका बन रहा है और इसमें खास फोकस यूपीएल के शेयर पर भी है। दोस्तों, यूपीएल मुख्य रूप से एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल्स और फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल सीड्स के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में इन्वॉल्व एक लीडिंग कंपनी है। दोस्तों, अगर ग्लोबल लीडरशिप की बात कर ले तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी की उपस्थिति 138 से ज्यादा देशों में है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है। इसके साथ साथ चौथी सबसे बड़ी बीज निर्माण या फिर सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। दोस्तों, यूपीएल के पास दुनिया के फूड बास्केट के 90% तक के बाजार में पहुंच है और ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस का एक ग्लोबल प्रोवाइडर है। इसका वार्षिक रेवेन्यू $5 बिलियन को कब से क्रॉस कर चुका है। दोस्तों, अगर कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर अगर नजर डाल ले दोस्तों, तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक वाइड रेंज प्रोवाइड करती है कंपनी के पास 13,600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कंपनी सीड फसल सुरक्षा ऑफर करती है और कटाई के बाद के सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, अगर कंपनी के की ब्रांड्स की बात कर ले तो यूपीएल अपने राजस्व का या फिर रिवेन्यू का 80% से अधिक जो हिस्सा है वो ब्रांडेड उत्पादनों से प्राप्त करता है। लेकिन अब ये धीरे धीरे सामान्य पोस्ट पेटेंट एग्रोकेमिकल्स कंपनी होने से अलग और टिकाऊ फसल सुरक्षा समाधान यानी कि सॉल्यूशन और जैव सॉल्यूशन, बायो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी बन रही है। दोस्तों, चलिए की ब्रांड पर एक नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल ब्रांड्स में इसका अद्वांता सबसे बड़ा ब्रांड है। इसके साथ साथ अल्टा सीड्स है, पैसिफिक सीड्स है जो कि काफी पॉपुलर ब्रांड्स है यूएस में। इसके साथ साथ क्रॉप स्पेसिफिक ब्रांड्स की बात कर ले तो एम्पायर है, हाइला है, वेरेदा है, पैसिफिक सीड्स स्पेशली व्हीट के है और अद्वांता फिनिक्स के साथ साथ अद्वांता फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट भी है।
अगर टेक्नोलॉजी ब्रांड की बात कर ले तो आई ग्रोथ, वर्टिक्स, एफिक्स, एआईसी और न्यूट्रीसम, ये सारे कंपनी के बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इनमें से काफी तो इंडिया में भी काफी चर्चित है दोस्तों। इसके बाद अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात कर ले तो यूपीएल में 44 लगभग 44 विनिर्माण सुविधाएं यानी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो पूरे यूरोप में इसके 10 प्लांट्स है, लैटिन अमेरिका में 9 प्लांट्स है, उत्तरी अमेरिका में 1 प्लांट, शेष दुनिया में 7 प्लांट और अकेले भारत में इसके 15 प्लांट्स ऑलरेडी है दोस्तों। उसके साथ साथ 24 फॉर्मुलेशन साइट्स भी है और 8 बायो सॉल्यूशन साइट्स भी है दोस्तों कंपनी के। इसके बाद अब जल्दी से नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर, लेकिन यहाँ पर तो चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर। लेकिन अभी तक आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कर लीजिए और साथ ही ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही अगर आपको वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं या ना पसंद हो रहे हैं तो क्यों पसंद आ रहे हैं, क्यों ना पसंद हो रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए दोस्तों। मैं अगले वीडियो में जरूर उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हाइलाइट्स जो Q1 FY23 के हैं। अगर देखिए यहाँ पर रिवेन्यू कंपनी का 10,821 करोड़ रुपए हो चुका है, जो 27% बढ़ा हुआ है पिछले साल से। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात कर ले तो 43.7% है और ये 7 बीपीएस से बढ़ा हुआ है पिछले साल से। ईबिटा की बात कर ले तो 2,342 करोड़ का है, 26% की इसमें बढ़ोतरी, और नेट प्रॉफिट 877 करोड़ रुपए रहा है, जिसमें लगभग 29% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है दोस्तों। अब कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू पर नजर डालते हैं दोस्तों। अगर देखें तो 52,433 करोड़ रुपए की कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों। करंट प्राइस जो है शेयर की वो 686 रुपए है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 848 रुपए है और इससे लगभग 25% से ज्यादा नीचे आ चुका है। अभी करंट शेयर ये 608 है और यहाँ से 686 तक ये ऊपर चढ़ चुका है 52 वीक लो से उसके काफी नजदीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे वैल्यू पर शेयर मिल रहा है। अगर स्टॉक पी देख ले तो 13 रुपए का इसका स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 28.8 है। जैसा कि मैंने बताया कि अच्छे वैल्यू पर मिल रहा है तो ये भी उसे सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का जो पीई है वो काफी कम है, लगभग 50% से भी ज्यादा कम है दोस्तों। तो आप हो सकता है कि आप 600 650 के लेवल पर इसमें एंट्री कर सकते हैं। आरओसी की अगर बात कर ले तो 15.6% का है और आरओई जो है वो 16.7 का है। बुक वैल्यू 323 की है और ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करती है। 1.46% इसकी डिविडेंड यील्ड है। फेस वैल्यू कंपनी के शेयर की है 2 रुपए और प्रॉफिट ग्रोथ अगर पिछले एक साल की बात करें 27.9%, काफी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। और ईपीएस 50 रुपए का ईपीएस है दोस्तों, काफी शानदार नंबर्स है ये भी। अगली बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स की। अगर यहाँ पर देखें तो जून के क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं जून 2022 के। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे पिछले साल की सेम तिमाही में और इस साल की पिछली तिमाही से। अगर देखें तो 8,515 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स था कंपनी का पिछले जून में, जो अब 10,821 हो चुका है, 10,821 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 1770 करोड़ रुपए से ये 2146 करोड़ रुपए तक बढ़ चुका है। और इसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो लगभग 750 करोड़ से लगभग 30% की बढ़ोतरी के साथ 1005 करोड़ रुपए हो चुका है कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों। इसके साथ साथ हमारे पास ये भी आंकड़े उपलब्ध है कि किस रीजन ने कंपनी का कैसे प्रॉफिट किया है। तो अगर देखें तो जो इसके रीजनल हाइलाइट्स से लैटिन अमेरिका में कंपनी का जो बिजनेस है वो लगभग 38% से बढ़ा है। नॉर्थ अमेरिका में लगभग 47% से बढ़ा है पिछली तिमाही के मुकाबले। यूरोप में 13%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 31% और इंडिया में 8% से बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो सिर्फ इंडिया है जो सिंगल डिजिट में है, बाकी सब जो रीजन्स है उन्होंने काफी अच्छे नंबर्स दिखाए हैं कंपनी की ग्रोथ में। अब चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के ईयरली रिजल्ट्स पर। अगर देखें तो यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है या फिर उसका रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पिछले 7, 8, 10 सालों से दोस्तों। और अभी अगर मार्च 2022 की बात कर ले तो ये 46,240 करोड़ रुपए है, जो मार्च 2021 के कंसोलिडेटेड नंबर्स जो थे
वो थे 38,694 करोड़ रुपए के। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 8,352 करोड़ रुपए से अब ये 9,529 करोड़ रुपए हो चुका है। और यहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो लगभग 3,495 करोड़ रुपए से ये 4,437 करोड़ रुपए हो चुका है पिछले एक साल के मुकाबले। और ईपीएस भी लगभग 37 से बढ़कर लगभग 47 हो चुका है दोस्तों। काफी शानदार नंबर से यहाँ पर है ईयरली पैटर्न पर भी। अगर हिस्टोरिकल रिजल्ट्स की बात कर ले तो सेल्स ग्रोथ कंपनी का हमेशा ही अच्छा रहा है, 20% 10 साल का सीएजीआर। इसके साथ साथ अगर कंपाउंडेड सेल्स 5 साल का देखे तो 23% का है, 3 साल के लिए 28% का आंकड़ा दिखा रही है कंपनी और पिछले एक साल में 23% का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स ग्रोथ कंपनी का कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है और इसके आंकड़े हमेशा ही कंपनी के लिए शानदार रहे हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पर भी ऐसा कोई खराब आंकड़ा मुझे नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। हाँ, 5 साल के लिए जरूर ये 17% का एवरेज दिखा रहा है, लेकिन 10 साल के लिए 21% का एवरेज, उसके साथ साथ 3 साल के लिए 28% और पिछले एक साल में भी 28% का अगर प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये काफी अच्छे आंकड़े माने जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जरूर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर देखें तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर कंपनी की उसके बाकी आंकड़ों से मेल नहीं खा रही है। 10 साल के लिए काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने, जहां हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं था, वही इस कंपनी का लॉन्ग टर्म में काफी शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन पिछले 5 सालों के लिए 5% का, 3 सालों के लिए 6% का और पिछले एक साल में तो -6% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस कंपनी को थोड़ा सा रिस्की बनाता है दोस्तों। लेकिन आरओई की बात कर लेते हैं तो काफी कंसिस्टेंट नंबर है यहाँ पर। 18, 16, 15 और 17% का नंबर है आरओई का पिछले 10 साल, फिर 5 साल, 3 साल और पिछले एक साल के लिए। तो ये भी नंबर्स अच्छे हैं। अगर मैं देखूं तो स्टॉक प्राइस सीएजीआर का अगर मैं एक नंबर छोड़ दूं तो बाकी नंबर्स काफी शानदार रहे हैं कंपनी के। इसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले दोस्तों तो जून 2022 के आंकड़ों के अनुसार इसमें प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो काफी कम है दोस्तों। लगभग 27%, 29% की शेयर होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर्स की है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास इसमें 36.45% की होल्डिंग है। जैसा कि हमने देखा लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उसके साथ साथ यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंपनी की काफी शानदार पकड़ है, वहां पर काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है कंपनी का। तो ये एक ग्लोबल कंपनी है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं दोस्तों। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 16.45% की हिस्सेदारी और पब्लिक की 18.14% की हिस्सेदारी है। ये थे जून के आंकड़े। अगर ये कंपैरिजन कर ले तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें लगातार अपना स्टेक बढ़ाते नजर आ रहे हैं पिछले 2 तिमाहियों से अगर देख ले। लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को ये कंपनी इतनी भा नहीं रही है। पिछले 2 तिमाहियों से इसमें काफी कमी देखने को मिली है, लगभग 2% से ज्यादा की कमी देखने को मिली है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में। चलिए अब नजर डाल लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर। अगर देखें प्रोडक्ट वाइज या फिर प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज अगर देखें तो हर्बिसाइड कंपनी का अकेली कंपनी का 40% का रिवेन्यू जनरेट करता है। इंसेक्टिसाइड जो है वो 33% का रिवेन्यू जनरेट कर रहा है और फंजीसाइड 27% का रिवेन्यू जनरेट करता है। और अगर जियोग्राफी वाइज अगर बात कर ले तो जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि लैटिन अमेरिका से कंपनी का 39% का रिवेन्यू जनरेट होता है, उत्तरी अमेरिका से 17%, शेष रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 17%, इंडिया भारत से 12% और यूरोप से कंपनी का 15% का रिवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। तो ये सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर ऑलमोस्ट सारे देशों में 138 देशों में ये कंपनी अवेलेबल है, इसकी पहुंच है, तो इसको एक ग्लोबल कंपनी बनाती है दोस्तों। इसके साथ साथ अब हम नजर डालने वाले हैं दोस्तों उन की फैक्टर्स पर जिनके वजह से कंपनी के आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड होती है नॉर्मली। अगर देखें तो टारगेट प्राइस से में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी शानदार रहा है और ये एक 24.5% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है दोस्तों। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी हाईलाइट किया कंपनी का सेल्स ग्रोथ कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है और ये 17% का एक मीडियन जो है कंपनी का वो 17% का है पिछले 10 सालों में। तो 10 सालों में मिनिमम मतलब कंपनी का एवरेज 17% का सेल्स ग्रोथ दिखा रही है ये कंपनी, जो कि काफी अच्छे नंबर है। इसके बाद अगर की हाइलाइट्स ऑफ 2022 की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो
कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है कंपनी ने गाइडलाइन दी थी कि उनका रेवेन्यू FY 2022 में उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा वो 7 से 10% तक रहेगा, लेकिन कंपनी ने उसको पीछे छोड़ दिया है। और अगर आप देख पा रहे हैं तो कंपनी ने यहाँ पर 19% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। इसके साथ साथ इबिडा ग्रोथ की बात कर ले तो यहाँ पर 12 से 15% का अनुमान था, लेकिन 19% दिया है। नेट डेट इबिडा जो था वो 2x से नीचे रहने की बात थी, तो अनुमान था, तो ये उन्होंने अचीव किया है। और इसके साथ साथ ROCE जो है वो 15.6% कर रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर हम न्यू प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने लॉन्च दिए हैं उस पर अगर एक नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर अलग अलग देशों में कंपनी काफी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। जैसे कि भारत में कंपनी ने ट्रिस्केल और त्रिशुक लॉन्च किया है। ये गन्ने के लिए घास, चौड़ी पत्तियों और सेज को नियंत्रित करने के लिए भारत का पहला स्वीकृत 3 तरफा पूर्ण शाकनाशी मतलब फॉलियर हर्बिसाइड है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी ने ब्राजील में नोवेल फंगिसाइड इवोल्यूशन भी लॉन्च किया है, जो एशियाई सोयाबीन रस्ट के खिलाफ 3 तरफा सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही कंपनी ने क्लोरेंट्रानिलिप्रोल आधारित कीटनाशक शेंजी ब्राजील और मेक्सिको में लॉन्च किया है, जो कि उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण सॉल्यूशन लाने की उम्मीद कंपनी को है। इन सारे नए नए प्रोडक्ट से कंपनी को बाजार में अपनी स्थिति जो है वो मजबूत करने में काफी मदद होने की संभावना है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी के R&D फैसिलिटीज की अगर बात कर ले दोस्तों, तो UPL के पास दुनिया भर में 30 से अधिक R&D सुविधाएं है और कंपनी का R&D खर्च अब तक जो है वो बिक्री का 3% के आसपास रहा है। कंपनी को दोस्तों 1502 पेटेंट जो है वो ग्रांट किए गए हैं, वो दिए गए हैं, और उनके पास जो एप्लीकेशन है कंपनी के पेटेंट के लिए वो 3277 एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है। तो इसमें से काफी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आ सकते हैं। इसके साथ साथ उनके पास 1552 उत्पाद फॉर्मुलेशन है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन है। अगर बात कर ले तो टोटल इन्वेंशन जो कंपनी ने किए हैं वो 612 किए हैं और 133 कंट्री में कंपनी इस पर काम करती है दोस्तों। अब कंपनी का नेक्स्ट 3 इयर्स का रोड मैप अगर देख ले तो ये कंपैरिजन कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम जैसे कि आप देख पा रहे इस साल मतलब आज की तारीख में कंपनी के जो फार्मर्स है वो लगभग 1.5 मिलियन फार्मर्स उन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं। अगले 3 सालों में ये लगभग 6 मिलियन होने की संभावना है, या कंपनी का प्लान है इनको 6 मिलियन तक बढ़ाने का। इसके साथ साथ अगर कितना जो खेत है या फिर कितना फार्म इनके अंडर आता है, तो लगभग 5 मिलियन से ज्यादा एकर्स कंपनी सर्विस करती है, जो अगले 3 साल में ये 40 मिलियन का टारगेट रख रही है। काफी एग्रेसिव टारगेट है दोस्तों यहाँ पर। इसके साथ साथ अगर रिटेलर्स की बात कर ले तो 80,000 से ज्यादा रिटेलर्स अभी ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है कंपनी के, और कंपनी इसको 300 मतलब लगभग 3 लाख से ज्यादा रिटेलर्स को ऑनबोर्ड करने का प्लान है दोस्तों अगले सिर्फ 3 सालों में। तो जो प्लान वाइज कंपनी काफी एग्रेसिव है यहाँ पर, ये माना जा सकता है। इसके बाद अगर देखें कंपनी के कुछ और फ्यूचर प्लान्स देख ले तो इसमें अगले साल में FY 2022 में कंपनी किसके साथ सहयोग करने वाली है या कोलैबोरेशन करने वाली है, तो इसमें FMC जो निलिप्रोल को 5 देशों में लॉन्च किया गया है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके साथ साथ मित्सुई केमिकल्स एग्रो इंक, इस कंपनी के साथ कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया है और 3500 से अधिक प्रदर्शन परीक्षणों के साथ भारत में चावल के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण प्राप्त किया है। इसके साथ साथ इनका तीसरा जो सहयोग है वो क्रिश्चियन हेंसेन के साथ है। वित्त वर्ष 2027 तक 6 उत्पाद इनके साथ लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें बायोनेमेटिक्स, जैव कवकनाशी जिसे बायो फंगिसाइड्स बोलते हैं, और जैव उर्वरक जिसे बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ये लॉन्च किए जाएंगे दोस्तों।
इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी की विकास रणनीति कैसी रहने वाली है या फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी कंपनी की कैसी रहने वाली है, उस पर हम बात कर ले तो पिछले 25 वर्षों में कंपनी ने 40 से ज्यादा सफल अधिग्रहण किए हैं और कंपनी की विकास रणनीति उन कंपनियों का अधिग्रहण करना है जिनकी उद्योग में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। दोस्तों, FY19 के दौरान ऐसे ही एक प्रयास में कंपनी ने एरिस्टा लाइफ साइंस को लगभग $4.2 बिलियन में 14 फॉर्मुलेशन प्लांट्स के साथ अधिग्रहण किया था। इसकी वजह से कंपनी का जो कर्जा था वो काफी बढ़ चुका था। इरिस्टा लाइफ साइंस का अधिग्रहण एक अग्रिम नगद सौदा था, कॉन्ट्रैक्ट था, और इसके वजह से अधिकांश जो धनराशि ली गई थी वो लोन के माध्यम से, उधार के माध्यम से ली गई थी और इस सौदे से कंपनी की जो डेट है या फिर लोन है वो बढ़ गया था। सितंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का लोन था कंपनी के ऊपर। इसके साथ साथ अगर कंपनी के कॉर्पोरेट प्रशासन का मुद्दे की बात कर ले तो 16 अक्टूबर 2020 को KPMG मॉरिशस ने यूपीएल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऑडिटर के रूप में इस्तीफा दे दिया और यूपीएल ने इसे स्पष्ट कर दिया था कि ऑडिट प्रक्रिया को पुनर्गठित करने के लिए KPMG को कंपनी के अनुरोध पर इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ नहीं, ये कंपनी ने ऑलरेडी साफ कर दिया था। हालांकि KPMG मॉरिशस ने सेबी द्वारा मांगे गए निकास विवरण को साझा करने से इनकार कर दिया, उन्होंने उसका रीजन बताने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर अगला मुद्दा देख ले तो शेयर्स का बायबैक, कंपनी ने शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कंपनी 875 के भाव पर ओपन मार्केट के माध्यम से लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के शेयर्स खरीदने वाली है। इसको ऑलरेडी कंपनी के साइड से मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ साथ अगर देखें तो कंपनी के कमर्शियल पेपर्स या जिसे हम वाणिज्यिक पत्र कहते हैं, कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,150 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक पत्र या फिर कमर्शियल पेपर्स जारी किए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हमने कर्जे हुए की बात की, बढ़ते हुए कर्जे की बात की, उसके साथ साथ डेट लोन की बात की, तो कंपनी डीलीवरेजिंग के प्रति प्रतिबद्ध है। एरिस्टा जो हमने अभी बात किया उसकी वजह से यूएस में 3 बिलियन का जो कर्जा लेना पड़ा था कंपनी को, उसके लिए कर्ज लेने के बाद कंपनी द्वारा की गई डीलीवरेजिंग पहल और पुनर्वित्त पिछले 2 से 3 वर्षों में एक प्रगतिशील विकास दिखा रहा है, जिसमें अधिशेष उत्पन्न नकदी प्रवाह का उपयोग कर्ज प्रीपे के लिए किया जा रहा है, कर्ज को प्रीपे करने के लिए किया जा रहा है। तो ये काफी अच्छा पॉइंट है। दोस्तों, यूपीएल ने अपने बैलेंस शीट को डीलीवरेजिंग के लिए कमिटमेंट किया है और कमिटमेंट के अनुरूप कंपनी ने ड्यू डेट से पहले ही लगभग $450 मिलियन का जो प्रीम पेमेंट है वो ऑलरेडी कर चुकी है। दोस्तों, कंपनी काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर उभर कर सामने आ रहे हैं। दोस्तों, तो अब नजर डालेंगे हम कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने अब तक कंपनी के बारे में जाना है, इसके साथ ही कम देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, वो कैसा काम कर रही है, कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उसके अगले 3 सालों तक के लिए क्या प्लान है, उसमें क्या होने वाला है, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, उसका आउटलुक कैसा है, फाइनेंशियल नंबर्स कैसे है, ये सारे चीजें जो है दोस्तों हमने बात कर लिया है। ओवरऑल ये शेयर एक दमदार शेयर है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक सेफ ऑप्शन भी नजर आ रहा है। दोस्तों, कंपनी का आउटलुक भी स्ट्रांग बना हुआ है, साथ ही सरकार की मेक इन इंडिया का फायदा कंपनी के बिजनेस में होता हुआ दिख रहा है और आगे भी हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित जरूर हो सकती है। दोस्तों, अगर सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें तो कंपनी का शेयर शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 850 के लेवल तो जरूर छू सकता है। शेयर को 600 से 650 के लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगातार मिलता आ रहा है दोस्तों, और 850 के लेवल पर इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर शेयर या अगर सारे इस शेयर के रेजिस्टेंस ये अगर तोड़ देता है 850 का लेवल तो ये आगे 900 950 की लेवल भी छू सकता है, लेकिन फिलहाल तो हमारा टारगेट यहाँ पर 850 तक सेट हो रहा है और वो भी शॉर्ट टर्म में अगले 2 से 3 महीनों में। मेरा अनुमान है कि ये 850 की लेवल छू सकता है और अगर परसेंटेज में बात कर ले तो 20 से 22% का आपको रिटर्न जरूर दे सकता है अगले कुछ ही महीनों में ये शेयर। लेकिन एक सलाह रहेगी दोस्तों, इस शेयर पर स्टॉप लॉस लगाकर ही खरीदे, क्योंकि हर वैसे तो हर चीज में आपको, हर शेयर पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर खरीदना चाहिए। तो ये मेरा एक
सजेशन है आपको। तो ये था हमारा आज का तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में जाना, पॉजिटिव निगेटिव बातें की, इसके साथ साथ कंपनी के ग्रोथ ऑप्शंस के बारे में बात की और साथ ही देखा कि शेयर की टारगेट प्राइस कहां सेट हो रही है। आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हेल्प करेगा आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही दोस्तों, यही रुकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।